हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरएस प्री की तैयारी में हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आहार और पोषण वाला चैप्टर चल रहा था, इसकी एक क्लास हो चुकी है और आज दूसरी क्लास है। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है हमारे क्लियर हो गए, उनको ज़रूर देखिए और अच्छे से समझने के लिए इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट हमने जब क्लास ली थी तो उस समय एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। यानी कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से कौन सी विटामिन को ग्रहण करता है, ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने बोला था कि आप कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर दें। पहला ऑप्शन था विटामिन सी, दूसरा था विटामिन ए, तीसरा था विटामिन डी और चौथा था विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। यानी हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। चलिए अब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं और धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे और जो भी इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उन सभी को हम जरूर जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित आहार क्या होता है। देखिए, हम जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं आहार एवं पोषण, यानी जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उससे हमें किस तरह से पोषण प्राप्त होता है, पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। सभी पोषक तत्वों से अर्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, ये सभी उस भोजन में उपस्थित हैं, तो वह भोजन क्या है? संतुलित आहार है। अब हम बात करते हैं कि संतुलित आहार क्या सभी के लिए समान होता है? नहीं। संतुलित आहार उम्र यानी कि बच्चों के लिए अलग और वयस्कों के लिए अलग और बुजुर्गों के लिए अलग, यानी कि भोजन की जो आवश्यकता है छोटे बच्चों के लिए अलग होती है काम करने के आधार पर, वयस्कों के लिए अधिक होती है और बुजुर्गों के लिए कम होती है। लिंग या महिला पुरुष के लिए भी अलग होती है। कार्य और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। देखिए, जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो भोजन ऑटोमेटिक ज़्यादा ग्रहण करता है और उसके लिए पोषण की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है, लेकिन बीमार व्यक्ति कभी भी ज़्यादा भोजन ग्रहण नहीं करता। तो जो संतुलित आहार है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं? व्यक्ति की उम्र होती है, लिंग होता है, कार्य और उसके स्वास्थ्य जो होते हैं उसके आधार पर संतुलित आहार क्या होता है? निर्धारित होता है। जैसे ऊर्जा के लिए व्यक्ति चावल और रोटी ग्रहण करता है, प्रोटीन के लिए दाल और अंडे ग्रहण करता है, विटामिन और खनिज के लिए फल और सब्जियां ग्रहण करता है और पानी के माध्यम से जल की पर्याप्त मात्रा शरीर में होना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार के 6 अवयव होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। जल भी संतुलित आहार का अवयव है। तो ध्यान दीजिए, संतुलित आहार के कितने अवयव होते हैं? 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? 6 होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और वाटर, जल होता है, और आपका 5वां हो गया विटामिन हो गया और 6वां हो गया खनिज लवण, मिनरल्स हो गए। 6वां कौन सा हो गया? मिनरल्स हो गए, खनिज लवण 6वें पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार के कितने मुख्य अवयव होते हैं? 6 मुख्य अवयव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन और खनिज। खनिज लवण संतुलित आहार के मुख्य अवयवों में आता है। चलिए हम आगे बात करें तो संतुलित आहार में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके मुख्य तत्वों में कितनी कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए? 50 से 60% भोजन में कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, 10 से 15% हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 20 से 30% वसा की आवश्यकता होती है, पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खनिज होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में जल होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। तो ऐसे भोजन को हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। यानी कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें 50 से 60% क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10 से 15% क्या होनी चाहिए? प्रोटीन होनी चाहिए, 20 से 30% वसा होनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खनिज और जल होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, सुबह का यदि नाश्ता व्यक्ति लेता है तो उसमें अंकुरित अनाज और दूध होना चाहिए। अंकुरित अनाज और दूध होना चाहिए जो अच्छे पोषण का कार्य करते हैं। दोपहर के भोजन में
चपाती, सब्जी, दाल और सलाद होनी चाहिए। रात का भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, यानी कि जो शाम का भोजन होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और आसानी से पचने वाला होना चाहिए, सुपाच्य भोजन होना चाहिए। तो नाश्ते में हमें क्या लेना चाहिए, अंकुरित अनाज लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए। दोपहर के भोजन में चपाती, सब्जी, दाल और सलाद लेना चाहिए और रात के भोजन में हल्का होना चाहिए और वह भोजन कैसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। आगे हम बात करें कि यदि किसी व्यक्ति में पोषण की कमी हो जाए, यानी कि ऐसा भोजन जो भोजन वह कर रहा है उसमें संपूर्ण अवयव उपस्थित नहीं है, यानी वह भोजन बैलेंस डाइट नहीं है, तो उस भोजन से किस तरह से व्यक्ति जो है वह प्रभावित होता है। तो सबसे पहली बात है, कुपोषण की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है कुपोषण। कुपोषण मल न्यूट्रिशन। देखिए, कुपोषण का अर्थ जो होता है कि व्यक्ति जो भोजन ग्रहण कर रहा है उसमें संपूर्ण पोषक तत्व नहीं है, कुछ पोषक तत्वों की क्या है उसमें कमी पाई जाती है। तो ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है उस भोजन को कुपोषित भोजन कहते हैं। और उस तरह से लगने वाला जो रोग है उसे हम क्या बोलते हैं, कुपोषण। क्या कहेंगे, कुपोषण। जैसे कि भोजन में यदि प्रोटीन की कमी है तो व्यक्ति को जो रोग होगा वो होगा क्वाशियोरकर। कौन सा रोग हो जाएगा, क्वाशियोरकर। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी है तो मैरेस्मस रोग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कई बार क्वेश्चन जो है पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन याद रह जाता है हमें लेकिन ऊर्जा भूल जाते हैं। तो याद रखिए, केवल प्रोटीन की कमी से अगर रोग पूछा जाए तो उसका आंसर होगा क्वाशियोरकर, और यदि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से रोग पूछा जाए तो उसका आंसर होगा मैरेस्मस। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, आयरन की कमी से एनीमिया और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग को ही हम क्या बोलते हैं, सूखा रोग कहते हैं। रिकेट्स रोग को ही हम क्या बोलते हैं, सूखा रोग रिकेट्स रोग को कहते हैं। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, क्वाशियोरकर। ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस, और आयोडीन की कमी से घेंगा, और आयरन की कमी से एनीमिया, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो इस तरह से अगर कोई भी पोषक तत्वों की कमी होती है तो उस भोजन को हम क्या बोलते हैं, कुपोषण कहते हैं। उस पोषण को क्या बोलते हैं, हम कुपोषण कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर व्यक्ति जो भोजन कर रहा है उसमें ओवर न्यूट्रिशन ले ले, यानी ज़्यादा न्यूट्रिशन ले ले, पोषक तत्वों की अधिकता हो जाए, वसा और कैलोरी की अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है, वसा और कैलोरी की। आजकल जो हमारी जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है वहाँ पर हमारा काम तो हो गया कम, और हमारे जो न्यूट्रिशन है, भोजन है, उसमें वसा और कैलोरी की क्या है, अधिकता है। वसा और कैलोरी की अधिकता के कारण कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, व्यक्ति में मोटापा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटापा। डायबिटीज का रोग हो जाता है और हृदय रोग होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो ओवर न्यूट्रिशन यानी ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण करने से ओवर न्यूट्रिशन की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति मोटा हो जाएगा, उसको डायबिटीज हो जाएगी, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, बीपी, शुगर, तो ये सारी चीज़ें उसको हो जाती हैं। तो जिस भोजन में वसा और कैलोरी की मात्रा ज़्यादा है उसको कम ग्रहण करना चाहिए, ओवर न्यूट्रिशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसकी दैनिक दिनचर्या में कार्य ज़्यादा हो रहा है तो वह इन पदार्थों का क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है और आसानी से उनको पचा सकता है। तो अधिपोषण, ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होगा कि वसा और कैलोरी की अधिकता भोजन में है, उससे कौन कौन समस्या उत्पन्न होती है, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग। आगे हम बात करें, यदि भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो, जैसे विटामिन और खनिजों की कमी हो, तो जैसे आयोडीन की कमी है तो घेंगा रोग हो जाएगा, आयरन की कमी है तो एनीमिया रोग हो जाएगा, और विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष होता है, और उस दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, रतौंधी। क्या कहते हैं, रतौंधी इसको हम कहते हैं। तो रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से भी क्या होते हैं, रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसे हम गलगंड या गॉइटर कहते हैं, इसको हम गॉइटर भी कहते हैं, गॉइटर, जिसमें गर्दन मोटी हो जाती है। और एनीमिया रोग, रक्त की कमी को, रक्त अल्पता को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं। और यह किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। आगे हम बात करें, पोषण एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध होता है। देखिए, यदि व्यक्ति संतुलित पोषण लेता है, क्या लेता है, संतुलित पोषण लेता है, तो उस व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, मानसिक और शारीरिक विकास होता है, और वह अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करता है। यानी जो व्यक्ति संतुलित भोजन लेता है उस व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अच्छी बनी रहती है।
वो बीमार नहीं पड़ता, उसकी मानसिक और शारीरिक विकास होता है, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, और वह अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करता है, सही उपयोग करना सीख जाता है, और वह अपनी ऊर्जा का भी क्या करता है, सही उपयोग करता है। यदि व्यक्ति में पोषण की कमी हो जाए, क्या हो जाए, पोषण की कमी हो जाए, तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा, यानी रोग बढ़ने लग जाएंगे। मानसिक अवसाद, वह टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, और उसके विकास में क्या आती है, रुकावट आती है। तो अच्छे भोजन ग्रहण करने से बहुत सारे फायदे हैं, और अगर पोषक तत्वों की कमी है, यानी हम भोजन तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, आजकल की जो दैनिक दिनचर्याएं हैं, जैसे हम फास्ट फूड ग्रहण कर रहे हैं, तो पेट तो भर जाएगा लेकिन हमारे न्यूट्रिशन जो है वो हमें नहीं मिलेंगे, तो उससे हम रोगी हो जाएंगे, मानसिक अवसाद रहेगा, टेंशन में रहेंगे, और हमारे विकास में क्या आएगी, रुकावट आएगी। तो विकास को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें पोषक तत्वों का ग्रहण करना चाहिए। तो संतुलित पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, और ऊर्जा का क्या होता है, सही उपयोग होता है। अगर हम बात करें भारत में पोषण की स्थिति क्या है, देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 की रिपोर्ट है कि भारत में बाल कुपोषण दर, यानी बच्चों को कुपोषण दर है 33%, यानी 100 में से 33 बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषित का अर्थ ये होगा कि वो भोजन तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उनको संपूर्ण पोषण नहीं मिल रहा। और एनीमिया की बात करें, रक्त की कमी, 50% से अधिक महिलाओं व बच्चों में रक्त की कमी पाई जाती है। देखिए ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है कि भाई हमारी आधी आबादी में तो खून की कमी है, यानी हम इतना पोषक ग्रहण नहीं कर पा रहे, पोषण अच्छा ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है, किस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। 50% आबादी में रक्त की कमी होने एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिससे हमारे देश की कार्यशीलता क्या होती है, प्रभावित होती है, उत्पादकता प्रभावित होती है। और बच्चों में कुपोषण की दर कितनी है, 33% है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुपोषण और एनीमिया की समस्या गंभीर है, यानी यहाँ पर भी लोगों में पूरी तरह से पोषण प्राप्त नहीं करते हैं, समस्त तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर जो है संपूर्ण आहार नहीं ले पा रहे हैं, और महिलाओं में, बच्चों में क्या है, खून की कमी है। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर क्या है, उच्च है। देखिए बच्चों में खून की कमी है, अच्छा पोषण ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं में खून की कमी है, वह स्वस्थ रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं, तो उनकी मृत्यु दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो गई है। तो राजस्थान में भी ये स्थिति क्या है, चिंताजनक बनी हुई है। तो यह हमारे भारत में पोषण की स्थिति है। चलिए आज की हम क्लास समाप्त करते हैं। छोटी सी क्लास है, धीरे धीरे ये क्लासेस चलती रहती हैं, आराम से पढ़ते रहिए आप, बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 1 घंटे लगातार क्लास लेनी है। एक पार्ट वाइज आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और ऐसे ही हमने धीरे-धीरे कई सारे टॉपिक्स को समाप्त किया है, और आगे भी ऐसे टॉपिक्स मिलते रहेंगे आपको। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग कौन-सा है? क्वाशियोरकर, मेरेस्मस, दोनों और रतौंधी। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है, और पिछली कई सारी परीक्षाओं में आया भी है। तो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप सक्रियता से कितने स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं। और हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।